ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 10 पढ़ रहे थे और चैप्टर 10 में आपको वृत्त के बारे में पढ़ना था, सर्कल के बारे में पढ़ना था। अब लास्ट क्लास में मतलब पिछले कल की ही क्लास में स्टार्ट हुआ था आपका टॉपिक। तो एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं, क्या क्या हमें, अच्छा पोल में आंसर करते रहिएगा और जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार जल्दी से रिविजन करते हैं। अच्छा, बेसिक टर्म्स एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का क्लास मिस हो गया था। तो अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो आपको पता है सर इसके अंदर में यहाँ पर एक केंद्र होगा। पॉइंट ओ को आप क्या बोलेगा सर? केंद्र होगा, जो वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। तो पॉइंट ओ को क्या कहिएगा सर? ये हमारे पास क्या है? सेंटर है, जिसको हम केंद्र भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ना, ओ से सेंटर से वृत्त तक कोई लाइन बना दो कुछ ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं पी बोल दूं, तो ओपी लाइन को आप क्या बोलेंगे सर? हमारे पास त्रिज्या है ये, ठीक है, ये हमारा त्रिज्या कहलाता है। ओपी लाइन क्या होगा? त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। इसके अलावा अगर मैं कोई लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, जो वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिला रहा हो, ए बी लाइन जो अभी आपको दिख रहा है, तो इस ए बी लाइन को हम क्या कहते हैं सर? जीवा कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में भी नाम लिख दूं क्या सभी का? चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ। नाम तो आपको दोनों ही लैंग्वेज पता होंगे। सेंटर कहते हैं, त्रिज्या को हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है, और जीवा को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, कॉर्ड। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे लंबा जीवा होता है ना, देखो इसमें जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती है। जीवा आप किसी भी वृत्त में बनाइएगा तो कोई जीवा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ठीक है, कोई छोटा यहाँ पर दिखा दो, कोई बड़ा दिखा, ठीक है, अलग अलग लंबाई की होती है जीवा। तो ऐसा जीवा जो सबसे बड़ा वाला हो, वो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरेगा, कुछ सेंटर से होकर पास करेगा, कुछ इस तरीके से। ये तो ये लाइन, अभी चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाता हूँ। अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, तो ये जो जीवा अभी आपको दिख रहा है, इसका नाम मान लो दे दिया एम एन, ठीक है। तो एम एन लाइन जो आपको दिख रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर के जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है। तो सेंटर से होकर जाने वाला जीवा होगा सबसे लंबा जीवा होगा। और इस एम एन को क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग व्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम जो है एम एन व्यास होगा आपका, इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना चीज ध्यान रखिएगा कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या बोल रहे हो साहिल? फिर से बोलिए, फिर से बोलो। आप जी कुछ क्वेश्चन पूछना था क्या? परिधि क्या होती है? नहीं, आवाज नहीं आया, फिर से चैट में लिखिए, काफी लो आवाज है आपका। परिधि क्या होती है? परिधि, ठीक है, परिधि के बारे में अभी देखो, परिधि में आपको बताता हूँ। ऐसे इस चैप्टर में काम नहीं आएगा परिधि, मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे, चैप्टर 12 पढ़ेंगे, वहां पर काम आएगा। परिधि होता क्या है? अगर मैं इस वृत्त के, मान लो एक वृत्त के आकार का कोई पार्क है ना, और मैं यहाँ पर खड़े होकर के इस पार्क पे चलने लगूं, ठीक है, तो जितना दूरी आप तय करोगे, मतलब वृत्त की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की लंबाई को परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। लेकिन उसको अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में जिसकी भी चीजें को जरूरत पड़ेगी वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो परिधि के बारे में अभी नहीं बता रहा, चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे परिधि क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए, तो परिधि के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एम एन व्यास हो गया आपका। इसके अलावा हमें कुछ चीजें और पता होना चाहिए सर। टैंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, और छेदक रेखा क्या होता है। तो दो चीज और आपने सीखा होगा लास्ट क्लास में, स्पर्श रेखा क्या होता है और एक छेदक रेखा क्या होता है। छेदक रेखा, तो स्पर्श रेखा को हम लोग टैंजेंट कहते हैं इंग्लिश में, और छेदक रेखा को हम लोग सेकेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दोनों के मतलब आपके पास क्या है ना, एक वृत्त है और एक लाइन है, मतलब रेखा और एक वृत्त है। तो इस दो पोजीशन में आप जनरली बना सकते हो, तीन पोजीशन बनाते हैं लेकिन आपके जो मतलब के वो दो में बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। एक वृत्त बनाया दो जगह पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसा बनाया जो इस वृत्त को एक बिंदु पर टच करके जाए, ठीक है, टच करने के लिए बोल रहा हूँ, या फिर बोले कि एक बिंदु पर कट करते हुए जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा और ऊपर बनाता हूँ, कुछ ऐसे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर, पीक्यू लाइन जो दिख रहा है ना, वो इस वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हुए जा रहा है, फिर एक बिंदु पर काटते हुए जा रहा है, ठीक है। मान लो इस बिंदु को एम बोला, तो आप बोले सर ये जो पीक्यू लाइन है, इसी पीक्यू लाइन को ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने का मतलब क्या है? टच करना, ठीक है। तो पीक्यू क्या बोलेंगे सर? स्पर्श रेखा है, ओके। उसके बाद अगर मैं एक ऐसा लाइन बनाऊं जो इस वृत्त को दो बिंदु पर कट करते जाए, ठीक है, मान लो इसका नाम दे दिया एक्स वाई। जो एक्स वाई लाइन आपको दिख रहा है, जो आपको एक्स वाई लाइन दिख रहा है, इस लाइन का क्या नाम है?
इसी को हम छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको छेदक रेखा कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु पर इसको काटते हुए जा रहा है। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा छेदक रेखा कितने बिंदु पर काटेगा, दो बिंदु पर काटेगा। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु पर काटेगा। तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर काटेगा, छेदक रेखा दो बिंदु पर काटेगा। इतना क्लियर, क्लियर सभी को? यस सर। चलिए, उसके बाद अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट एम दिख रहा है, इस पॉइंट एम को क्या कहते हैं? तो पॉइंट एम एक स्पेशल नाम है। तो बिंदु। पॉइंट स्पर्श बिंदु, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करता है ना, उसी को कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नाम रखेगा, स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु क्या हो गया? जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच कर रहा है उसी को स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सर? पॉइंट एम को स्पर्श बिंदु कह देंगे। ओके, इसके बाद अगर कट नहीं करेगा तो सर इसको आप प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, लेकिन इसके बारे में आप नहीं जानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको जानना है, टैंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, छेदक रेखा क्या है। ठीक है, इसके अलावा वही सारे चीज लिख रखा है यहाँ पर, देखिए आपको इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब वृत्त को नहीं काट रहा, पी क्यू हमारे पास क्या हो गया? इस अप्रतिच्छेद रेखा हो गया, मतलब काट नहीं रहा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर एक बिंदु पर कट करेगा तो स्पर्श रेखा कहलाएगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन सा है? पी क्यू है। और अगर दो बिंदु पर कट कर रहा है तो छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, जिसको यहाँ पर पी क्यू हमारा छेदक रेखा कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट ए के बारे में आपने पढ़ लिया, पॉइंट ए क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्पर्श बिंदु पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, पॉइंट का नाम क्या होता है। इसके बाद आपने थ्योरम नंबर 10.1 सीखा। तो 10.1 क्या कहता है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब समझाता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे देखो, अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, और इसी पर कोई भी एक किसी भी पॉइंट पर, मान लो एक पॉइंट फिक्स कर लिया, पॉइंट पी, इस पर मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ। टेंजेंट कहने का मतलब क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, कहां पर बनाया? इस पॉइंट पी के ऊपर बनाया। तो बिंदु पी पर हमने एक स्पर्श रेखा बनाया। अब बिंदु पी से जाने वाला एक त्रिज्या बनाइए। ठीक है, बिंदु पी से जाने वाला एक अगर त्रिज्या बनाइएगा तो मान लो इसका नाम दे दिया ओपी हमने। ठीक है, तो इसका नाम दिया ओपी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ओपी और इस लाइन को मान लो एक्स वाई बोल दिया। एक्स वाई मान लो क्या आपका टेंजेंट है, मतलब स्पर्श रेखा है। ओपी और एक्स वाई के बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो आपको कोण बनता हुआ दिख रहा है, ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का कोण है तो कुछ ऐसे बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर कोण हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा, तो इसका मतलब कह सकते हैं ओपी जो होगा एक्स वाई पर लंब होगा। तो ये सिंबल किस चीज का सिंबल है? लंब का। मतलब वहां पर कोण कितने डिग्री का बन रहा होगा? 90 डिग्री का बन रहा होगा। ठीक है, तो ओपी एक्स वाई पर हमेशा लंब होगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, त्रिज्या जो होगा वो लंब होगा स्पर्श रेखा पर। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? ये थ्योरम है आपका। यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कई बार आपको ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि एक बाहरी पॉइंट से हमने मान लो कुछ ऐसा लाइन बनाया। ठीक है, और ये हमारा त्रिज्या है। ठीक है, ओ एक्स और यहाँ एम। तो एंगल ओ एक्स एम कितना होगा? ओ एक्स एम कितना होगा? ओ 90 एक्स एम डिग्री। 90 डिग्री। आपको पता है ओ एक्स एम मतलब ये वाला कौन आपसे पूछ रहा है सर यहाँ पर कितने डिग्री का कौन बनेगा? तो आपको पता है ये क्या त्रिज्या है, हमारा रेडियस है, और ये क्या स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लंब होता है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सिखाया गया था, ये समझिएगा, एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हो सकता है डेटा अलग होगा, बस क्वेश्चन को समझिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, पोल में। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अगर हमारे पास मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है, लिखा रहेगा केंद्र ओ वाले। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ सर, को फिगर थोड़ा बड़ा बनाइएगा। ठीक है, तो केंद्र ओ वाला एक वृत्त है हमारे पास, तो आप एक केंद्र ओ वाला वृत्त बना लीजिएगा, जिसका त्रिज्या दे रखा है कि रेडियस आपको दे दिया कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलेगा क्वेश्चन में कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, अब इसके किसी बिंदु P पर, मान लो एक बिंदु P फिक्स किया, इस बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा बना दिया। ठीक है, क्या किया? इस बिंदु P पर हमने एक स्पर्श रेखा बनाया। ठीक है, बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिंदु P पर हमने स्पर्श रेखा बनाया। अब बोल रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये ओ क्यू मान लो केंद्र से जाने वाला कोई लाइन से
बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो कहेंगे सर केंद्र से जाने वाला लाइन, तो केंद्र से जाने वाला एक लाइन बनाइए। ठीक है, तो केंद्र से जाने वाला एक लाइन अगर मैं बनाऊं और इसको प्रतिच्छेद करवाना है, मतलब टैंजेंट को प्रतिच्छेद करवाना है क्यू बिंदु पर, तो यहां से आप लाइन बनाइए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या दे रखा है, केंद्र से जाने वाला लाइन और टैंजेंट कहां पर काट रहा है, बोलेगा क्वेश्चन में कि मान लो क्यू पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो स्पर्श रेखा और सेंटर से क्रॉस करने वाला लाइन बिंदु क्यू पर काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, आप बोलोगे सर ओ से अगर मैं पी को मिला दूं, तो ओ से पी को मिलाइएगा तो क्या आएगा, इसको आप क्या बोलिएगा? 90 डिग्री का कौन बन गया? नहीं नहीं, मैं लंब। आपसे पूछ रहा हूँ कि ओपी लंब। लाइन को आप बोलिएगा क्या? सर ओपी लाइन का सर कुछ त्रिज्या, लंब। रेडियस, तो आप कहोगे सर ओपी क्या हमारे पास त्रिज्या है और पी क्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को आप क्या बोलिएगा? यहाँ पर जो कोण आपको दिख रहा है सर ओपी और पी क्यू के बीच में, तो आपको पता है त्रिज्या लंब होता है आपके पी क्यू पर, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओपी क्यू, ऐसा कुछ ओपी क्यू, और ये एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज बन गया, हमेशा यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पर ओपी तो दे ही दिया त्रिज्या, पीक्यू और ओक्यू में कोई भी एक वैल्यू दे करके आपसे दूसरा पूछ सकता है। ठीक है, या फिर त्रिज्या, मतलब तीन चीजें हैं, एक आपके पास ओपी है जिसको आप त्रिज्या बोल रहे हो, एक आप पीक्यू है जिसको आप स्पर्श रेखा बोल सकते हो, और ओक्यू क्या है, केंद्र और क्यू के बीच की दूरी है। इन तीनों में हमेशा आपको देखेगा 90 डिग्री के सामने वाला तो सर कर्ण है। ठीक है, मतलब इसको हाइपोटेन्यूज कर सकते हो, या अभी के लिए चलो रहने दो। ठीक है, इन तीन में कोई भी दो दे करके तीसरा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको यूज क्या करना है, आप बोलेगा त्रिभुज ओपी क्यू में, हमेशा ऐसा फिगर बना करके बोलेगा त्रिभुज ओपी क्यू में आपको पता है एंगल पी कितना बन रहा है सर, 90 डिग्री का बन रहा है, थ्योरम 10.1 कहता है आपका। तो हम किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर सर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैं आपको दे दिया कि पी क्यू कितना है, पी क्यू आपको दे दिया कि 15 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में दे दिया कि 15 सेंटीमीटर है, आपको ओपी दे रखा ना 8 सेंटीमीटर, तो ओक्यू आपसे पूछेगा कि ओक्यू बताइए, क्या हो सकता है ओक्यू दे करके पी क्यू पूछ ले, कुछ ही बोलेगा। ठीक है, तो आप देखिए एच स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है आपका, 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण कहते हो। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कौन सा है आपका, ओक्यू, तो यहाँ लिख देंगे क्या ओक्यू स्क्वायर। पी और बी, देखो पी और बी तब बताएंगे जब आप कोई थीटा फिक्स करिएगा, थीटा नहीं फिक्स है अगर, यहाँ पर तो थीटा नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ नहीं रहे, तो अगर थीटा फिक्स नहीं है तो आप किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल दीजिए। ठीक है, किसी को भी लंब किसी को भी आधार बोल सकते हो, तो यहाँ पर लिख देंगे सर मान लो ओपी को हमने लंब बोल दिया, तो कहेंगे सर ओपी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया क्या पाइथागोरस प्रमेय कैसे लिख दिया मैंने? यस सर। ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा, इसके बाद बस वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। ओक्यू स्क्वायर कितना है पता नहीं, ओक्यू स्क्वायर नहीं पता, ओपी स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 करेंगे 225 आएगा, 225। जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 289 आ रहा है ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू का वर्ग अगर 289 है तो ओ क्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जैसे ही सर हमने इस वर्ग को हटाया दूसरी तरफ वर्गमूल ले लेंगे 289 का वर्गमूल, और 17 का वर्ग 17 गुना 17 होता है सर आपका 289। ठीक है, तो 289 का वर्ग लगा देंगे तो 17 गुना 17 पर वर्गमूल आ जाएगा, और दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपसे याद रखते हो 17 का वर्ग अगर 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने ओक्यू बता दिया। ठीक है, तो चाहे आपसे ओपी पूछा चाहे पीक्यू पूछे चाहे ओक्यू पूछे, ठीक है, आप यही पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सर तो इसी पे बेस्ट एक पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, पोल में आंसर कीजिए, ट्राई करो सभी लोग करने का, फिर मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन के डेटा को पढ़िए, फिगर बनाने का ट्राई करिए क्योंकि फिगर आपके एग्जाम में नहीं दिए रहेंगे। ठीक है, फिगर आपको खुद से ही ड्रॉ करना होगा। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। देखिए, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया गया था आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर है किसी भी वृत्त का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, मतलब बिंदु पी पर स्पर्श रेखा कौन सा बनाना है पी क्यू। ठीक है, बिंदु पी पर एक टैंजेंट बनाना है पी क्यू, केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा जो पी क्यू होगा, ठीक है,
वो केंद्र से होकर के जाने वाला लाइन से क्यू पर मिल रहा है, ठीक, कुछ ऐसे। अब सेंटर ओ है इसका, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ओ क्यू का वैल्यू दे रखा है 10, आपका त्रिज्या दे रखा है 6, तो पी क्यू बताइए कितना होगा। पी क्यू पूछ रहा है, होगा जी ठीक है, बिना कॉपी के। बिना कॉपी के हो गया। ट्रिपलेट लगाया क्या आपने? अरे वो ट्रिपलेट याद होगा तो फिर आसानी से हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल। लेकिन अमर, आप अभी बैठे हो तो बैठे मत रहिए, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करिए, बिना कॉपी का नहीं आंसर करना है। अभी तो ठीक है आपने कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थे आपके पास, तो एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा और ये क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं आएगा, ठीक है, 3-4 नंबर में आ जाएंगे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो आप लिख करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उससे फायदा ही होगा कि आप उसकी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। तो जितने देर आप बैठे हो उतने देर में सभी लोग, अगर आपने आंसर कर भी दिया है, आपको अगर याद है तो, है ना, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस का ही क्वेश्चन है, उतने देर में आप सॉल्व करिए इसको बैठ के, देखिए क्या आएगा। पी क्यू बताना है, पी क्यू की लंबाई क्या होगी। कितना सही अभी है? 2 बच्चों का सही है, आसान सा क्वेश्चन है। पी क्यू 4 सेंटीमीटर होगा, 8 होगा, 16 होगा या 64 होगा। ये फिगर मैंने आपके हेल्प के लिए बना दिया, लेकिन ये फिगर भी आपके एग्जाम में नहीं बना कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये फिगर भी आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, फिगर को मत देखिए, आप फिगर क्वेश्चन को पढ़ के खुद से बनाने का समझो कि मैं कैसे बनाऊंगा अगर एग्जाम में आ जाएगा तो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू बना दीजिए। अब केंद्र ओ से जाने वाला एक लाइन बनाइए जो क्यू पर मिल रहा हो, है ना। 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड में सर इसको एंड कितने करेंगे। बच्चों का सही है? हाँ साहिल कुछ कह रहे हैं क्या? सर कितने बच्चों का सही है? 5 बच्चों का सही है, ठीक है। 15 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 15 सेकंड। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका चैट ऑन है, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। जैसे मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो हो सकता है कि ऑप्शन ना रहे, हो सकता है ऑप्शन रहे, हो सकता है ऑप्शन ना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन को मैंने हटाया, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में क्लियर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो मैं एक वृत्त बना लेता हूँ जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, फिगर को आराम से बनाते हैं। तो एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लो इसका केंद्र वो है, तो रेडियस बोल दिया सर 6 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के बिंदु पी पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू बनाइए, ठीक है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू, आगे नहीं पढ़ रहे, पी क्यू है स्पर्श रेखा, तो बिंदु पी कहीं पर ही फिक्स कर लो और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना दीजिए, इसका नाम आप पी क्यू रख दीजिए, ठीक है, तो इसका नाम मैंने रख दिया पी क्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है, पी क्यू रखा। अब बोल रहा है केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से इस बिंदु बिंदु क्यू पर इस प्रकार से मिलती है, तो मतलब केंद्र ओ से जाने वाला एक लाइन बना दीजिए पहले, ठीक है। तो केंद्र ओ से जाने वाला एक लाइन बना रहा हूं जो बिंदु क्यू पे मिल रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा को बिंदु क्यू पर मिल रहा है, कुछ इस तरीके से। इस प्रकार से मिल रहा है कि ओ क्यू जो है आपका 10 सेंटीमीटर का है, तो ओ से लेकर के क्यू तक कितना है आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू कितना होगा, तो पी क्यू आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करिए यहाँ पर त्रिभुज बनाने के लिए ओ से पी को मिलाइए, ठीक है, तो ओ से पी को ही मैं मिला देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ओपी कितना हो जाएगा, ओपी सर आपका त्रिज्या है, रेडियस है जो 6 सेंटीमीटर होगा, तो कह सकते हैं कि ओपी की जगह पर 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए सर। अब एक यस सर। त्रिभुज आपको दिख गया ओपी क्यू, ओपी क्यू में आपको पता है सर ओपी जो होगा त्रिज्या है और पी क्यू सर स्पर्श रेखा है, तो ओपी और पी क्यू के बीच में जब कोण बनेगा यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, सर जी 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, मतलब लंब होगा यहाँ पर। आपको पता है ओपी जो होगा सर पी क्यू पर लंब होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, थ्योरम 10.1 यही कहता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ओपी क्यू जो दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है। और किसी भी समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं बताइए, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जिसका वैल्यू पता डालिए। एच स्क्वायर कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर कौन सा होगा। अब पी और बी किसी को भी लिख दीजिए, ठीक है, पी और बी में कंफ्यूज मत करना, किसी को भी लिख दीजिए, क्योंकि जब तक थीटा नहीं फिक्स है कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ओपी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, ओ क्यू कितना है 10 का स्क्वायर, ओपी कितना है आपका, ओपी 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू नहीं पता, ओ क्यू लिख दिया। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, बराबर ओ क्यू स्क्वायर, बराबर नहीं प्लस का 36 प्लस ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ओ क्यू को मैं राइट साइड ही रख रहा हूँ, और जो 36 है उसको मैं राइट से लेफ्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कह सकते हैं सर ओ क्यू स्क्वायर कितना है, ओ क्यू का वर्ग 64 के बराबर, 36 में से 100 में से 36 हटाएंगे 64 आ जाएगा। अब ये क्या है आपका 8 का वर्ग है, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, वर्गमूल 64, यानी 8 गुना 8 दो बार गुना करने पर मिलेगा, यहाँ पर से 8 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी का। यस सर। तो ओ क्यू कितना आ गया, अच्छा ओ क्यू लिख दिया क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ओ क्यू नहीं आएगा ना, कुछ क्यों मैं लिखना था? पी क्यू लिखना चाहिए था ना, यहाँ पर ओ क्यू लिख दिया, ये सभी में सही कर लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा ना, थोड़ा सा एरर लिख दिया था। ओ क्यू स्क्वायर जो होगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार तो आपका पी क्यू है, यहाँ पर पी क्यू लिख दीजिएगा, ठीक है, सभी जगह सही कर लेना। तो ये पी क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो आपका पी क्यू निकल कर आएगा, ओ क्यू तो क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। पी क्यू का स्क्वायर और पी क्यू आ जाएगा आपका फाइनली 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू पूछा था हमसे, पी क्यू बता दिया हमने 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये अगर कर लिया तो फिर ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सर नंबर जी बी बी है, में। ठीक है, समझ में आ गया। खैर आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए 10.2 में इसका यूज करेंगे, सेम चीजें आगे भी आएगा, आपका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बस डेटा बदल जाएगा और पूछने का तरीका बदल जाएगा। एक और देखो आगे जो टॉपिक है, अच्छा एक और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड अब करेंगे, यस ठीक है। सर। 10.2 जो आएगा ना, 10.2 में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, वहां भी पाइथागोरस लगाएंगे, सेम चीज करेंगे, थोड़ा वेट करिए, क्वेश्चन दूंगा और वहां पर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन मिलेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो अगला जो टॉपिक है आपका, उसमें एक बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा डालेंगे तो कितने स्पर्श रेखा डाल सकते हैं, स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में बोलता है, किसी बिंदु से अगर हम वृत्त पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो यहाँ पर भी 3 केस हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक सोचो कि अगर मेरे पास फिर एक वृत्त है हमारे पास और एक बिंदु है हमारे पास, ठीक है, दो चीजें हैं। तो इन दोनों का रिलेटिव पोजीशन, मतलब कि इन दोनों एक दूसरे के ऊपर कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके 3 केस बन सकते हैं। पहला केस कि सर या तो बिंदु P जो है, मान लो उस बिंदु को हमने नाम दे दिया P, तो बिंदु P या तो वृत्त के अंदर में रहेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर या तो वृत्त के अंदर में रहेगा, जैसे कि हाँ केस नंबर 1 में दिख रहा है वृत्त के अंदर होगा, या तो कह सकते हैं सर वृत्त के ऊपर स्थित होगा, है ना, अतः अंदर होगा या फिर बाहर होगा। इनके अलावा भी एक केस बनता है जो केस 2 दिख रहा है आपको, वृत्त के ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं बिंदु P को वृत्त के ऊपर ही बना दूं तो ये ना ही अंदर है ना ही बाहर है। तो ये समझ में आ रहा है कि 3 केस बनेगा सर, या तो अंदर रहेगा या बाहर रहेगा, उसी के ऊपर रहेगा। क्लियर। तो कोई भी बिंदु, है ना, कोई भी पॉइंट या तो वृत्त के अंदर रह सकता है, या तो वृत्त के बाहर रह सकता है, या तो वृत्त के ऊपर रह सकता है, ठीक है, इन्हीं 3 पोजीशन में होंगे। तो इन तीनों पोजीशन में देखते हैं टैंजेंट कितने बना सकते हैं। तो पहला कि सर अगर हमारे पास जो बिंदु P की आपने बात की वो वृत्त के अंदर में स्थित हो, ये ध्यान से पढ़ेगा, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर का ही आता है लेकिन आता है, रिपीट पक्का आएगा। तो अगर वृत्त के अंदर स्थित होगा पॉइंट, तो मुझे बताइए इस पॉइंट P से आप कितने स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हो, आपको क्या लगता है। सर जी एक भी नहीं। एक भी नहीं। अगर मैं चलो ट्राई करता हूँ बनाने का, ठीक है, अगर आप मैं बनाने का ट्राई करता हूँ कि सब चलो देखते हैं बिंदु P से स्पर्श रेखा बनेगा क्या। तो मैं कोई लाइन ऐसे बनाऊं ना, कोई लाइन एक ऐसे बनाने का ट्राई करता हूँ, तो ऐसे बनेगा वो, तो इसको आप स्पर्श रेखा बोलिएगा क्या। नो सर, ये छेदक तो रेखा है। छेदक रेखा हो गया, ये तो छेदक रेखा हो गया, दो बिंदु पर काट रहा तो सर स्पर्श रेखा नहीं हुआ। तो फिर से ट्राई करते हैं, नहीं ये भी नहीं बना सर, ये भी दो बिंदु पर काटा, ऐसे बनाते हैं तो ये भी स्पर्श रेखा नहीं हुआ। तो मुझे दिख रहा है सर अगर मैं कोई पॉइंट अंदर में ले लूं, वृत्त के अंदर ले लूं, और यहां से आप अगर स्पर्श रेखा बनाना चाहिए तो आप नहीं बना पाओगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा नहीं बना सकते। तो यहाँ क्या बोलेंगे सर, अगर हमसे पूछा स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो आप क्या बोलिएगा कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं। सर जी 0।
जीरो। एक अगर भी किसी किसी बैग में एक भी बॉल नहीं है, हम बोलेंगे किसने गेंद है, तो आप बोलेगा जीरो गेंद है। ठीक है, स्पर्श रेखा की संख्या अगर कोई पूछे तो आप बोलेगा सर इस केस में अगर वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है तो स्पर्श रेखा की संख्या जीरो हो जाएगी। इसको नो टैंजेंट का केस कहते हैं, मतलब इसमें कोई भी टैंजेंट हमारा नहीं बना, कोई स्पर्श रेखा नहीं बना। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पर लिख रखी है। तो वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त कोई भी स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, कोई भी स्पर्श रेखा नहीं बना सकते अंदर वाले पॉइंट से, जो ही बनाएंगे छेदक रेखा बनेगा। केस टू, अगर वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, तो अभी पढ़ाया था ना पहले वाले टॉपिक में कि वृत्त यस के सर। ऊपर किसी स्थित बिंदु से कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, सर जी एक। एक। तो आप यहाँ पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट फिक्स कर दीजिएगा। तो अगर कोई पॉइंट पी इसी के ऊपर आ गया आपका, ठीक है, तो आप कहीं सर एक स्पर्श रेखा बना सकते हो ऐसे। ठीक है, इसके अलावा नहीं बनाओगे, इसके अलावा अगर आप बनाओगे ना तो वो छेदक रेखा हो जाएगा। देखिए दूसरा लाइन जो जा रहा है वो छेदक हो रहा है, दो पॉइंट पर काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर एक ही स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेगा, सर यहाँ पर मान लो इसका नाम एक्स वाई दे दिया। तो वृत्त पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो इस बिंदु पी से आप सिर्फ एक स्पर्श रेखा बना सकते हो। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा की कोई संख्या पूछेगा तो आप कहेंगे सर स्पर्श रेखा कितने बना सकते हैं, एक। ठीक है, एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ठीक है, मतलब वन टैंजेंट। क्लियर। तो अगर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, जो आपको फिगर में दिख रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, अलग बिंदु पर बन जाएगा, दूसरे बिंदु पर बनेगा ना, इस पर तो नहीं बना। तो किसी एक गिवन पॉइंट पर तो एक ही बना सकते हैं। ठीक है, अगर वृत्त के ऊपर स्थित है तो। और अगर वृत्त के बाहर है, ठीक है, अगर बाहर में कोई पॉइंट पी है तो इस बाहरी पॉइंट से आप कितने स्पर्श रेखा बना सकते हो, सर जी अनंत। बना के दिखाइए अनंत। अगर एक में बनाया यहां पर ऐसे, ठीक है, चलो आप अपने कॉपी पर ट्राई करोगे अनंत बनाने का। एक में बना दिया ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे दिया, चलो ठीक है, क्या है सर, पी ए नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बना कर देखता हूँ जरा। पी से बनाना चाहता हूँ, ऐसे बना दिया। ठीक है, दो तो बना दिया हमने बहुत आसानी से, पी और पीबी। इसके अलावा और कैसे बनाऊं, अगर मैं एक और बनाने का ट्राई करता हूं तो ये तो ऐसे देखो कट कर दिया, ये तो सब नहीं होगा, ये तो छेदक रेखा हो गया। कैसे बनाऊं, दो के ज्यादा दिख रहा है क्या, दो से अधिक। नो सर। तो कितना स्पर्श रेखा बना सकते हैं बाहरी पॉइंट से, सर जी दो। दो। तो सिर्फ दो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मेरे पास वृत्त है और बाहर कोई पॉइंट है, तो बाहर वाले पॉइंट, मान लो इसका नाम दे दिया एम, तो बाहर वाले पॉइंट से आप सिर्फ दो स्पर्श रेखा बना सकते हो। ठीक है, ओनली टू टैंजेंट। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलेगा, सर दो स्पर्श रेखा बनेगा अगर वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की संख्या कोई पूछे तो कितना बोलिएगा इस केस में, बताओ। तो दो। ठीक है, स्पर्श रेखा की संख्या दो हो जाएगी। इसको टू टैंजेंट वाला केस कहते हैं। ठीक है, टू टैंजेंट। क्लियर, बोलिए। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है आपका कि वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु होगा तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, तो एक आपका ऊपर में दिख गया ये वाला एक स्पर्श रेखा, और एक यहाँ दिख रहा है स्पर्श रेखा। इसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। इतना क्लियर सभी को। यस सर। तो ये एक समरी है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें, अगर अंदर में रहेगा सर एक स्पर्श रेखा, एक भी नहीं होगा, नो टैंजेंट। अगर बिंदु पी वृत्त के ऊपर आ गया तो एक टैंजेंट, और वृत्त के बाहर रहेगा तो दो टैंजेंट। ठीक है, तो जीरो, एक, दो। क्लियर है। अब यही चीज आपके एग्जाम में अलग अलग साल में कहीं बोलता है कि वृत्त, या अलग अलग सेट में कि वृत्त पी, अगर बिंदु पी अंदर में है तो कितना स्पर्श रेखा बनेगा, अगर बाहर में है तो कितना बनेगा, वृत्त के ऊपर है तो कितना बनेगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इमेजिन कीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं पोल में दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। अ, कि यदि बिंदु एम किसी वृत्त के बाहर स्थित हो तो बिंदु एम से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बना जा सकती है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल आपका ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। इसमें टाइम थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें, मतलब सॉल्व क्या ही करोगे इसमें। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है। और देखो यहाँ पर तो बहुत ही क्लियर आपको बोल्ड करके बता दिया गया बाहर, लेकिन एग्जाम में ये बोल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो बिंदु एम जो है किसी वृत्त के बाहर में स्थित है, तो बाहरी बिंदु एम से वृत्त के ऊपर हम कितने स्पर्श रेखा बना सकते हैं, जीरो, एक, दो या चार। 20 सेकंड और रुकेंगे।
सर जी मैं 2 मिनट बाद ज्वाइन करूँ जी, फोन करना है। क्लास कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 15 सेकंड्स। टेन सेकंड। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो 11 बच्चों ने आंसर किया अभी, और उनमें 9 सही है, 2 गलत। तो 2 गलत क्यों हो गए? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इनमें तो किसी का आंसर नहीं गलत होना चाहिए। तो ये क्या है सर? कोई सर्कल है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोला? हमारे पास एक सर्कल है, मतलब एक वृत्त है, और एक बिंदु एम है, ठीक है। लेकिन बिंदु एम कहाँ पर है? अंदर में है कि बाहर में है? क्लियर तो बोल रहा था बाहर में है, तो बिंदु एम बाहर में है। तो बाहर वाले बिंदु से आप वृत्त के ऊपर कितने स्पर्श रेखा बना सकते हो? तो 2 बना सकते हैं सर, एक ऊपर की तरफ ऐसे और एक नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा बना सकते हो, 1 2, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 स्पर्श रेखा बनेगा। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि कोई बिंदु जो है इसी वृत्त के, मान लो पॉइंट एम इसी वृत्त के ऊपर हो जाता, तो इस केस में आंसर क्या होता? तो कहता सर एक टैंजेंट बनेगा। तो अलग अलग कभी ये पूछेगा, क्लास कट गई थी। क्या बोल रहे हो साहिल? कोड में आंसर नहीं दे पाया, क्लास कट गई थी। कोई बात नहीं, आप समझ में गए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, तो बाहर पॉइंट अगर रहेगा तो 2 टैंजेंट बनेगा, और इसके ऊपर रहेगा तो 1 टैंजेंट बनेगा, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। अंदर आता पॉइंट तो एक भी टैंजेंट नहीं बनता। तो कभी आंसर 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, 4 तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर के लिए तो याद कर लीजिएगा, अंदर पॉइंट रहेगा तो ये बनेगा। अगर वृत्त के ऊपर रहेगा, वृत्त के पर रहेगा तो 1 बनेगा, और बाहर रहेगा तो आप आंसर 2 होगा, ठीक है। 2 टैंजेंट बनेगा। तो ये आपने समझ लिया। अगला जो टॉपिक है छोटा सा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है सर? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? देखो, ये रेखा का लंबाई नहीं होता। रेखा का जो लंबाई होता है, अगर मैं कोई एक नॉर्मल रेखा पूछूं, तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, ठीक है। अनिश्चित कहिए या फिर अनंत कहिए, इनफाइनाइट कहिए। मतलब अगर मैं एक लाइन बना दूं कुछ इस तरीके से, रेखा के दोनों ही अंत बिंदु पर आपने पढ़ा है कि सर एक तीर का निशान बना रहता है, ठीक है। तीर का निशान क्या दिखाता है? सर ये अनंत तक बढ़ते जा सकता है, ठीक है, जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का कोई फिक्स लेंथ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पर्श रेखा का लंबाई होता है, ठीक है। स्पर्श रेखा का लंबाई किसको डिफाइन करते हैं, कैसे समझते हैं? जैसे देखिए, बाहरी बिंदु P से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। खैर, ये जो डेफिनेशन लिख रखा है ये काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। कोई मतलब का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि आप स्पर्श रेखा की लंबाई का परिभाषा लिखिए, ठीक है। कोई मतलब का नहीं है। तो आपको क्या सीखना है कि मान लो इस तरीके से हमने कुछ स्पर्श रेखा बनाया, तो आप स्पर्श रेखा का लंबाई कौन सा डिफाइन करेगा? चलो इसको भी मैं हटा रहा हूँ, मैं एक फ्रेश पेज पर ही आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। एक बाहर में कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर ले लिया। अब इस पॉइंट पी से मैं इस पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहता हूँ, और मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। तो बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा बनाया कुछ इस तरीके से। आपको पता सर ये तो आगे तो स्पर्श रेखा है, कितना भी लंबा हम बना सकते हैं, बिल्कुल हमने बना सकते हैं। यहाँ पर हम तीर का निशान भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, स्पर्श रेखा है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब टैंजेंट का लेंथ, लेंथ ऑफ टैंजेंट कहते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, तो आप कौन सा लंबाई लोगे? तो आप क्या सोचिएगा सर, अच्छा बिंदु पी से ड्रॉ कर रहे हैं, बाहरी बिंदु से लेकर के ये जहां पर भी वृत्त को टच कर रहा है ना, इसको स्पर्श बिंदु आपने बोला था, याद करिए, ठीक है, पीएम। तो ये जो लेंथ है आपका, ठीक है, इसी लेंथ को पीएम को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा की लंबाई। क्लियर? बाकी एम के आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो पी से लेकर के एम तक का जो लेंथ आपको दिखता है, ठीक है, ये इसी को हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा की लंबाई। उसके आगे वाले चीज को नहीं बोलेंगे। क्लियर? तो बाहरी बिंदु यस से सर। वृत्त तक का। तो इसके बाद अगर मैं नीचे बनाऊं, तो आपको पता सर एक टैंजेंट और बना सकते हैं ना नीचे, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। नीचे भी एक टैंजेंट आप बना सकते हो कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसका अगर मैं नाम दूं, आप लोग मुझे बताना, अगर मैं यहाँ पर पी क्यू लिख दूं, और यहाँ पर मान लो इसका नाम पी क्यू लिख दिया, और यहाँ पर एन लिख दिया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई आप पी एन बोलिएगा या फिर पी क्यू बोलिएगा? सर जी पीएन। पी एन है ना। तो आपको सर स्पर्श रेखा की लंबाई बिंदु पी से लेकर के एन तक ही होगा, उसके आगे नहीं जाना है हमें सर,
तो पीएन तक बोलेंगे, ठीक है, ये वाला बोलेंगे। इतना क्लियर? तो पीएम और पीएन को क्या बोलेंगे सर? स्पर्श रेखा की लंबाई है वो, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। क्लियर है सर? ओके। अब यहाँ पर ये तो हमने सीख लिया सर स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है। यहाँ पर इस फिगर में देखेंगे तो पी और पीबी को स्पर्श रेखा की लंबाई बोलेंगे। एक हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला लाइन हो गया, तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि बाद में आप इसको रिवीजन भी कीजिए तो समझ में आ जाए सारी चीजें। एक पी हो गया और एक पीबी हो गया, ठीक है, तो ये दोनों आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कहलाएगा। उसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बस टॉपिक समझना था कि है क्या वो। अगला टॉपिक है 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम में क्या कहता है आपका, इसका स्टेटमेंट देखिए। किसी बाह्य बिंदु कहने का मतलब क्या, बाहर वाला बिंदु जो किसी वृत्त के बाहर स्थित है। तो किसी बाह्य बिंदु या बाहर में कोई बिंदु स्थित है, तो वृत्त पर अगर मैं बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचूं तो उसकी लंबाइयां बराबर होती हैं। आपको पता है कि बाहरी बिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं, बताइए। किसी बाहरी बिंदु से दो टैंजेंट बना सकते हैं, दो स्पर्श रेखा बना सकते हैं। तो इस दोनों जो स्पर्श रेखा होगा पी क्यू और पी आर, तो जितना लंबा पी क्यू होगा उतना ही लंबा पी आर होगा। पहले तो ये समझिए, इसका प्रूफ करेंगे अभी, लेकिन पहले तो समझ लीजिए उस चीज को, तो उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। तो आपको ये समझना सर, पी क्यू की लंबाई और पी आर की लंबाई दोनों बराबर होगी। अगर मैं कह रहा हूँ पी आर आपका 8 सेंटीमीटर है और आपसे पूछो पी आर कितना होगा, तो पी आर सर भी जी आपका 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि मान लो, एक सेकंड, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल के बाहर कोई बाहरी बिंदु से मैंने दो टैंजेंट ड्रॉ किया। तो आपको पता है कि बाहरी बिंदु से आप अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो दो ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दो ही बना सकते हैं हम। एक ऐसे बनाया, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, एक हमने कुछ ऐसे बनाया और एक हमने कुछ ऐसे बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों टैंजेंट है, अगर ये दोनों स्पर्श रेखा, और मैं कह रहा हूँ कि ये बिंदु एक्स है और ये बिंदु वाई है, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ पी एक्स की जो लंबाई है वो 13 मीटर है, और पूछो पी वाई का लंबाई कितना हो, क्या बोलिएगा? 13 ही सर जी होगा। 13 13 ही सेंटीमीटर। होगा। आपको पता है सर पी एक्स और पी वाई क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों ही स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो ये समझ में आया कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। यस किसी सर। बाहर बिंदु से दो टैंजेंट बनाएंगे, दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगा, बस इतना ही कह रहा है। अब यहाँ पर आपका कहता है कि इस थ्योरम को प्रूफ कीजिए। तो ये वाला जो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 का तो प्रूफ आपके एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है, लेकिन थ्योरम 10.2 का प्रूफ आएगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सीखिए कैसे प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूफ होता है। जैसे कि आप यहाँ पर क्या बोलेगा सर, मान लीजिए इसका केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है। अब क्या करो आप, केंद्र ओ से क्यू को मिलाइए, ओ से क्यू को मिलाइए, ओ से आपको क्यू को मिलाना है, ओ से आपको पी को, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा पतला कर, ओ से आपको क्यू को मिलाना है, ओ से आपको आर को मिलाना है, और ओ से ही पी से आपको ओ को मिलाना है। मतलब ओ से हमने क्यू को भी मिलाया, आर को भी मिलाया और पी को भी मिला दिया, ठीक है, सभी को मिलाया, ओ क्यू ओ पी ओ आर को मिलाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ में लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है आपको कि सर पी क्यू जो है वो बराबर है आपके पी आर के, ठीक है। दिया क्या गया था कि किसी बाहरी बिंदु पी से पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसमें कुछ रचना करिएगा, रचना क्या करिएगा, कंस्ट्रक्शन क्या करिएगा, बस इतना लिख दो कि ओ पी ओ क्यू और ओ आर को क्या किया हमने, मिलाया, ठीक है, बस सभी को ज्वाइन किया। अब प्रमाण में क्या लिखना है आपको, जो मेन पार्ट है आपके सॉल्यूशन का, प्रमाण। देखिए आपको यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन से दो त्रिभुज दिख रहे हैं, नाम बताइएगा। चाउ ओ पी हाँ, ओ आर। नाइस। तो एक मुझे ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है जिसको आपने बोला क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू या फिर ओ पी क्यू, कुछ भी बोल सकते हैं। एक मुझे नीचे में ट्राइंगल दिख रहा है पी आर ओ पी आर या ओ आर पी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर जिसको मैंने पिंक सेट किया, एक नीचे जिसको मैंने येलो सेट किया, ठीक है, दो त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुज में। हमें इतना पता है क्या कि सर यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा, बोलिए क्यों 90 डिग्री यस क्यों बन सर। रहा होगा, क्योंकि यह त्रिज्या है,
और ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, थ्योरम 10.1 कहता है कि लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लीजिएगा त्रिभुज ओ क्यू पी, है ना, ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी, ठीक है। ओ आर पी को अगर मिलो तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एंगल ओ क्यू पी जो होगा वो बराबर होगा आपके एंगल ओ आर पी के। बताइए, यस सर, दोनों ही क्या है, बराबर। दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये बराबर तो है ही, वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन बताना पड़ेगा दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि आपको पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, ठीक है। मतलब आपको पता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो मुझे पता चल गया कि दोनों जो त्रिभुज है सर, ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों ही समकोण त्रिभुज है। ओके, ठीक है, समकोण त्रिभुज तो मिल गया। उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सर इन दोनों समकोण त्रिभुज में जो इनका कर्ण है वो 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ऊपर वाले त्रिभुज में क्या है, ओपी है, और नीचे वाले त्रिभुज का भी कर्ण ओपी है। तो हम क्या कह सकते हैं सर, इन दोनों का कर्ण बराबर है क्या, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सर ओपी जो है वो ओपी के बराबर है। ओपी ऊपर वाले त्रिभुज में भी आया, ओपी नीचे वाले त्रिभुज में भी आया, तो ये तो उभयनिष्ठ आ गया, मतलब दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, उभयनिष्ठ आ गया। इसके अलावा कोई और भी भुजा है क्या जो दोनों में सेम दिख रहा हो, आपको बराबर दिख रहा हो, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में कोई ऐसा भुजा जो बराबर हो? बताइए। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है ना। किसी एक वृत्त में अगर मैं बहुत सारी त्रिज्या बना दूं तो सभी त्रिज्या तो बराबर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर इस वृत्त के लिए ओपी भी एक त्रिज्या है, और सॉरी ओक्यू भी एक त्रिज्या है और ओ आर भी एक त्रिज्या है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर जो आपका ओ क्यू है वो आपके ओ आर के बराबर है। ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा, क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्या, दोनों बराबर होगा, ओ क्यू और ओ आर बराबर होगा, ठीक है, दोनों त्रिज्याएं हैं। इन तीनों को आप अगर देखिएगा तो आपको पता है सर 90 डिग्री मिल गया, मतलब समकोण त्रिभुज। तो आपने सर्वांगक्षमता का नियम पढ़ा था क्लास 9th में। 90 डिग्री मतलब राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उनके कर्ण देखिए बराबर है, ये मुझे राइट मिल गया। ये मुझे लिखा सर उनके कर्ण बराबर है, ओपी कर्ण है, तो आर एच लिखते हैं, राइट हाइपोटेन्यूज। और कर्ण के अलावा एक साइड भी मुझे कॉमन दिख गया, मतलब ओ क्यू आर के बराबर दिख गया, मतलब एक साइड। तो आर एच एस प्रतिबंध आपने सीखा था क्या क्लास 9th में? किसी भी दो त्रिभुज में, किसी भी दो समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आर एच एस क्रिटेरिया से, मतलब आर एच एस कसौटी से या प्रतिबंध से, ठीक है, कसौटी से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। ओ क्यू पी लिख दीजिएगा यहाँ पर, ओ क्यू पी सर्वांगसम है आपके किसके, त्रिभुज ओ आर पी के। कैसा लिख सकते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है या फिर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके संगत सभी भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम कैसे पढ़ा है, सर्वांगसम आपने क्या सीखा है, मतलब सर्व अंग सम, मतलब जिसके सभी अंग समान हो, ठीक है। सर्वांगसम के वर्ड से ही निकल जाता है उसका मतलब। तो हम कह सकते हैं इससे संगत भुजाएं बराबर होगी। हाँ, तो हम कह सकते हैं सर ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसमें संगत भुजाएं बराबर होंगी, तो पी क्यू जो होगा वो बराबर होगा आपके पी आर के। क्लियर है? तो यहाँ से आप बोलेगा इसलिए यहाँ से आपने अगर पी क्यू लिया तो आपका पी क्यू किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर, पी क्यू बराबर पी आर। क्लियर? ये हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना यस था सर। क्या? पी आर सर सर क्या? जी एक बार दोबारा समझा दो। फिर से बोलिए, क्या बोला? सर जी एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है, और साहिल आपने क्या बोला? सर पी क्यू और पी आर सर उभयनिष्ठ है। पी क्यू और पी आर उभयनिष्ठ नहीं है ना, दोनों उभयनिष्ठ मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन हो जाए, मतलब सेम ही साइड दिख जाए, ओपी उभयनिष्ठ है ना। देखिए ओपी दोनों का पार्ट है। अगर आप त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज देखिए और नीचे वाला त्रिभुज देखिए, दोनों में ये साइड नहीं दिख रहा है क्या, ओपी दोनों में है, तो ओपी कॉमन है ना, ओपी यस को हमने सर। उभयनिष्ठ लिखा, ठीक है। ओपी और पी क्यू और पी आर को तो बराबर प्रूफ करना था, ये दिया नहीं गया था, हमने प्रूफ किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर ओ क्यू पी ओ आर पी के सर्वांगसम है तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्यूपी और यहाँ दिख रहा है आरपी, संगत भुजाएं दिख गया मुझे, ठीक है। तो हम कहेंगे सर क्यूपी आरपी के बराबर, तो क्यूपी को मैं पी क्यू लिख दे रहा हूँ और आरपी को मैं पी आर लिख दे रहा हूँ, तो पी क्यू और पी आर बराबर हो जाएगा, प्रूफ हो गया। क्लियर है?
ठीक है, इसको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, मतलब क्या क्या चीज यहाँ पर बोला। दो त्रिभुज दिखा मुझे सर, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला ट्रायंगल। दोनों ही क्या है, दोनों ही के दोनों आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। तो हम कह सकते हैं सर दोनों ही 90 डिग्री वाले त्रिभुज है, तो दोनों ही क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट मिल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है सर इनके एक भुजा, मतलब जो कर्ण है आपका, ओपी कर्ण। कर्ण क्यों बोला, क्योंकि 90 डिग्री के सामने देखिए ये भी है और 90 डिग्री के सामने ये भी है। ठीक है, तो आपको पता है सर कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर है, तो आर एच मिल गया। 90 डिग्री मिला, हाइपोटेन्यूज मिला, इसके अलावा एक भुजा भी मुझे बराबर दिख रहा है। कौन सा भुजा, आर। ठीक है, मतलब बराबर दिख रहा है, कॉमन नहीं है। तो आपको सर आर दोनों में त्रिज्या है, बराबर होगा। तो ओ क्यू ओ आर के बराबर, तो साइड, एक साइड भी मुझे कॉमन दिख गया, मतलब बराबर दिख गया। तो आरएचएस प्रतिबंध हमने पढ़ा था, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी दो समकोण त्रिभुज में अगर उसका कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो उसी कसौटी से हमने बोला कि ओ क्यू पी और ओ आर पी जो क्लास 9 से पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम है तो आपको पता है पी क्यू सर पी आर के बराबर होगा। सभी संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। तो पी क्यू पी आर के बराबर प्रूफ ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले मैं कुछ चीज और बता दूं आपको कि एक ये तो ठीक है, आपने याद कर ही लेना है, ये तो आप याद करोगे ही करोगे। क्या याद करोगे कि सर हमारे पास अगर एक वृत्त है, ठीक है, और किसी बाहरी बिंदु से अगर मैं दो टैंजेंट बनाऊं, ठीक है, दो स्पर्श रेखा बनाऊं, तो एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बनाया और एक स्पर्श रेखा कुछ ऐसे बनाया। ठीक है, दो स्पर्श रेखा बना दी। इसका नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, मान लो अभी के लिए मैं पी ए और पी बी लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर केंद्र आपका ओ बना दिया। तो सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि सर पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पहला ये ध्यान रखना है, पी ए पी बी के बराबर होगा, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद अभी अभी आपने देखा, अब हर समय प्रूफ नहीं करेंगे, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सर अगर हम ओ से पी को मिला दें, अगर हम ओ से पी को मिला दें तो कुछ इस तरीके से आपका लाइन बनेगा। ठीक है, अगर मैं ओ से ए को मिला दूं तो कुछ ऐसे लाइन बनेगा, और ओ से बी को मिला दूं तो कुछ ऐसे लाइन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो त्रिभुज बनता दिख रहा है, आपको ये अभी आपने प्रूफ कर दिया था क्या, अब मैं प्रूफ नहीं कर रहा, बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ये समझ लिया कि सर हमारे पास ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है, दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आते हैं यहाँ पर, यस सर। तो दोनों सर्वांगसम होंगे। तो हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं सर हमने ये देखा सर्वांगसमता के नियम से कि पी ए जो होगा सर पी बी के बराबर होगा। ओके, ये तो बराबर होगा ही। आपको ये भी पता सर ओ ए जो है ओ बी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है ना, तो आपको पता है ये जितना भी कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर बनेगा, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, नीचे भी कितना बनेगा, 30 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, समझ में आया? क्या अंतर है क्या बोल रहे हो साहिल? सर्वांगसम और समरूप में क्या अंतर है? देखो सर्वांगसम और समरूप उसको डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अगर मैं दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा बनाऊं, बिल्कुल सिमिलर, मतलब इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ठीक है, मतलब शेप दिखने में कैसा है, डिजाइन कैसा है, और साइज कैसा है, दोनों ही अगर इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सर्वांगसम, मतलब सभी चीजें बिल्कुल एक जैसा होगा, सर्वांगसम। लेकिन मैं एक त्रिभुज छोटा सा बनाऊं बिल्कुल इसी के जैसा, दिखने में ऐसा ही हो, लेकिन उसका साइज बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसका शेप तो एक जैसा है, ठीक है, शेप सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है, साइज एक बड़ा है एक छोटा है, तो इस वाले को हम कहेंगे समरूप। ठीक है, मतलब इसका रूप एक जैसा है लेकिन साइज अलग अलग है। ठीक है, तो इसको समरूप बोलेंगे। खैर इसमें डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक से हटके हो जाएगा। ठीक है, आपने पूछा तो ये मैंने बताया। ठीक है, तो समरूपता और सर्वांगसमता डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए यहाँ पर देखिए सर, अगर सर्वांगसम रहेंगे तो संगत भुजा बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, तो ये समझ में है कि दोनों कोण बराबर बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक सेकंड, कुछ चीजें मिटाकर मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण बराबर बराबर होगा। यहाँ पर अगर एक्स लिख रहा हूँ तो ये भी एंगल एक्स बन जाएगा। मतलब हम सेकंड पॉइंट ये नोट करेंगे कि एंगल एपीओ, एंगल एपीओ जो होगा फिर किसके बराबर होगा,
एंगल बीपीओ के बराबर। ठीक है, किरण खन्ना के नाम से एक बच्चे हो, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप बंद कर दीजिए माइक। तो एंगल एपीओ और बीपीओ बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं सर यहाँ पर एक और एंगल मुझे बराबर दिख रहा है, ये वाला एंगल जो होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपका एंगल थीटा बोल रहा हूँ तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि एंगल एओपी जो होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल बीओपी के, एंगल बीओपी के बराबर होगा। ये सारी चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है, बताइए। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, देखो एक ही चीज को कई लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसे बनाऊं, कोई एंगल बनाऊं, इस एंगल का नाम दे दिया ए एम या ए बी सी। ठीक है, मैं एक ऐसा लाइन बना रहा हूं यहां पर जो इस एंगल, पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यहां पर भी आपका एंगल थीटा हो गया, या फिर इसको आप कुछ और नाम दे दीजिए 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। तो आपको दिख रहा है सर ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल बराबर हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि बी एक्स लाइन जो है पूरे एंगल एबीसी को दो बराबर बराबर कोनों में बांट रहा है। यस तो सर। यहाँ पर आप ये कह सकते हो सर बी एक्स क्या है, तो बी एक्स के बारे में क्या कहते हैं सर, बी एक्स जो है ना वो इसको कहते हैं एंगल ए बी सी का समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, बी एक्स क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी का समद्विभाजक। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर ये वाला जो लाइन है हमारा ओपी, ये एंगल पी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है क्या, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स। ठीक है, सर तो कहेंगे सर ओपी लाइन जो है एंगल पी का समद्विभाजक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सर ओपी जो होगा एंगल पी का समद्विभाजक होता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, समद्विभाजक है। ठीक है, और साथ ही साथ हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर ओपी जो लाइन है, ठीक है, ओपी लाइन एंगल ओ को भी तो दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इस एंगल ओ को देखिए, ऊपर में थीटा नीचे में भी थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर एंगल, सर ओपी लाइन जो है सर एंगल ओ का भी समद्विभाजक है। तो कह सकते हैं सर एंगल ओ का भी समद्विभाजक है वो। क्लियर, बोलिए। यस सर। तो इतनी यस चीजें हमें सर। ध्यान रखना है। क्लियर, यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊं एक फिगर, बस छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके अलावा जो कैलकुलेटिव सा क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। लेकिन एक छोटा वाला क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर ओ बना दूं और एक बाहरी बिंदु पी से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लें, एक टैंजेंट बना देता हूँ यहाँ पर, दो टैंजेंट बना, दो स्पर्श रेखा बना दिया। ये कोण मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री तो नहीं बनेगा वहां पर, मैं बोल रहा हूँ ये 10 डिग्री का कोण है। ठीक है, ए बी। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना होगा। सर जी 10। एंगल ए पी बी देखिए, एंगल ए पी बी एंगल कौन सा एंगल, ए पी बी ऐसे बनाओगे ना, ए से पी गए पी से बी आई, तो ये पूरा एंगल आपसे पूछ रहा है, ये पूरा कितना बनेगा, सर जी 20। 20 बनेगा। 20 आपको पता है यहाँ पर 10 डिग्री बन रहा है, नीचे भी 10 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है समद्विभाजक है, तो दो बराबर से बांटा होगा, तो ऊपर अगर 10 है तो नीचे भी 10 रहा होगा, और 10 10 मिलकर क्या हो गया सर, पूरा एंगल पूछोगे। अगर मैं पूछता आपसे कि आप एंगल ओपी भी बताइए, तो ओपी भी आपका 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला एंगल। लेकिन आपसे अगर एपी भी पूछ रहा है तो आप बोल सर ये तो पूरा एंगल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो पूरा बोलेंगे सर 20 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है। यस सर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है, ये पूरा जो कोण है यहाँ पर एंगल एओबी, ये दिया गया आपको कि एंगल एओबी जो है वो दे रखा है 160 डिग्री। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ एंगल एओपी कितना होगा, मतलब ये वाला कोण कितना होगा यहाँ पर। सर जी 80 डिग्री। 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है सर समद्विभाजक है, दो बराबर हिस्सों में बटा होगा। मतलब ये जो लाइन है आपका ओपी, एंगल ओ को दो बराबर हिस्सों में बटा होगा। तो पूरा अगर 160 है, ठीक है, तो ऊपर में 80 हो जाएगा, है ना, नीचे भी 80 हो जाएगा। ठीक है, दो बराबर बराबर हिस्सों में बटा। चलिए, तो इसको यहीं पर एंड करते हैं आज की क्लास में।
इसके बाद एक क्वेश्चन और था, एक दो क्वेश्चन और थे जो अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ कुछ डाउट है क्या इसमें? हम कह सकते हैं ई पी बी ओ पी का समद्विभाजक है। नहीं नहीं, हाँ समद्विभाजक एंगल किसी एंगल का समद्विभाजक नहीं होगा ना। आप क्या बोल रहे हो, एंगल ए पी बी किसी एंगल का समद्विभाजक है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। कोई एंगल का समद्विभाजक कोई लाइन होगा ना। अगर मैं बोलूं यहाँ पर एक एंगल बना दूं, मान लो एक्स एम टी, तो एंगल एक्स एम टी का समद्विभाजक जो होगा एक लाइन होगा, इस तरीके से एक लाइन, और इसका नाम मान लो एस दे दिया, तो बोलेंगे एम एस लाइन जो है सर वो समद्विभाजक है किसका, एंगल एक्स एम टी का। ठीक है, तो कोई लाइन होगा जो किसी कोण का समद्विभाजक होगा, कोण किसी कोण का समद्विभाजक नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ये जो लाइन ओपी दिख रहा है, तो ओपी लाइन एंगल पी का भी समद्विभाजक है और एंगल ओ का भी समद्विभाजक है। क्लियर? चलिए, क्लियर है? और कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो बिल्कुल, मैं रुक रहा हूँ, बताइएगा। बाय एवरीवन। बाय सर। चलिए बाय एवरीवन, गुड नाइट।